हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2। पिछली क्लास में हमने प्रमेय किया था और साथ में उदाहरण संख्या 1 भी देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उसको बढ़िया से करके जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विथ फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती है KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाता है। मतलब जरूरत है सिर्फ एक काम करने की, मेहनत मेहनत और मेहनत। जबरदस्त मेहनत करेंगे और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लाएंगे। अच्छा स्कोर लाने के लिए एक काम और कर सकते हैं आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 9.2 का। प्रश्न संख्या 1 में बोल रहा है यह 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब आपके पास दो वृत्त हैं और वो दोनों के दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस प्रकार से होंगे एक बार देख लेते हैं कि वृत्त कैसा दिख रहा होगा। एक वृत्त तो बड़ा सा है ना। एक काम करते हैं दोस्त, यहाँ पर वृत्त बढ़िया नहीं बन रहा है, तो बढ़िया वृत्त बनाने के लिए अपन इधर चलते हैं और यहाँ एक बढ़िया सा वृत्त बनाते हैं। आपके पास दो वृत्त हैं। ये वाला हो गया आपका पहला वृत्त जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है ना। और ये हो गया आपका दूसरा वृत्त जो थोड़ा सा छोटा है, मतलब कि कितने सेंटीमीटर का होगा ये, 3 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, आगे बात समझ में। दो वृत्त हैं आपके पास, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, O है। इसके केंद्र का नाम मैंने लिख दिया O। और इसी प्रकार से एक दूसरा वृत्त आपके पास है जिसका केंद्र है O डैश। ये वाला वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, वो वाला वृत्त कितने का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब ध्यान देंगे यहां पर क्या हो रहा है ना, ये दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर कट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक बिंदु का नाम P और दूसरे बिंदु का नाम Q हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो बोल रहा है जो उभयनिष्ठ जीवा है इनकी, ये जो उभयनिष्ठ जीवा आपको दिख रही है, ध्यान देंगे उभयनिष्ठ जीवा कौन सी है, ये वाली जो उभयनिष्ठ जीवा आपको दिख रही है, ये वाली है ना। नहीं बना बढ़िया, कोई बात नहीं। ये वाली जो उभयनिष्ठ जीवा दिख रही है, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, क्वेश्चन यही है। आ रही है बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिला देंगे आपस में। इनके केंद्रों को आपस में मिलाने पर क्या होगा, ध्यान देंगे। यहां पे एक प्रमेय मैं बता रहा हूं जिसको याद कर लेंगे आप। अगर दो वृत्त, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, जैसा कि यहां पर P और Q पर काट रहे हैं, तो इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, इनके केंद्रों को मिलाने वाली ये ग्रीन रेखा इसके उभयनिष्ठ जीवा मतलब कि येलो रेखा के क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लंब अर्धक पर स्थित होगी। इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा के लंब अर्धक होती है। आ रही बात समझ में। कहने का मतलब क्या है, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। कहां पर, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है, इधर भी और इधर भी। और ये दोनों ऊपर का और नीचे की दूरियां मतलब PT और TQ आपस में बराबर होंगे। दो बातें समझ लो भाई, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अगर केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है वो जीवा को क्या करती है, दो बराबर बराबर भागों में बांटती है और साथ साथ में लंब होती है, मतलब लंबार्धक पे स्थित होते हैं। आ रही है बातें समझ में, यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी त्रिज्याओं को भी मिला दो, इनकी त्रिज्याओं को भी आप मिला दो। जैसे एक त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर वाली ये वाली हो गई और इसकी त्रिज्या ये हो गई। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। इसका मान आपको पहले से पता है भाई, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। और कुछ दिया है क्या, एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो उभयनिष्ठ जीवा आपको येलो कलर से PQ दिख रहा है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी आपको पहले से ही पता है, वो दूरी कितनी है, वो दूरी है 4 सेंटीमीटर। दोनों केंद्रों के बीच की ये जो दूरी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। देखो जब भी आप रेखा गणित पढ़ रहे हो, चाहे आप त्रिभुज पढ़ते हो, चाहे आप चतुर्भुज पढ़ते हो, चाहे आप वृत्त पढ़ रहे हो, डायग्राम बहुत अच्छा बनाएंगे। डायग्राम अच्छा बनाने से क्या होगा, चीजें बढ़िया से समझ में आती हैं आपको, है ना।
चीज़ें बढ़िया से समझ में आती हैं और गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्वेश्चन समझना और डायग्राम अच्छा बनाना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जब आप रेखागणित हल करते हैं। ये समझ में आ गया, ये पूरा फिल्म समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर दो वृत्त हैं सर, एक 5 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है और इसके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आइए खेलते हैं इसको। यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेंगे। सबसे पहले ये बात लिख लो कि दो वृत्त जब एक दूसरे को क्या करते हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करते हैं तो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, तो दोनों केंद्रों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहीं लिखोगे ना तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। इनको सर्वांगसम सिद्ध करो, दुनिया भर का काम आपको करना पड़ेगा। ये लिख लिया, काम ही खत्म। क्या, तो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा का लंबार्धक होता है। उभयनिष्ठ जीवा का लंबार्धक होता है। क्या होता है, लंबार्धक होता है, मतलब लंब भी करता है अर्धक भी करता है, लंबार्धक होता है। संधि विच्छेद भी पढ़ा दिया आपको। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है? तो ये समझ गए कि यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए एंगल PTO बराबर एंगल PTO डैश बराबर 90 अंश। ऐसा हो रहा है इसलिए मैंने यहां पर 90 अंश लिखा। डायरेक्ट नहीं लिखना है, कारण आपको बताना है। या तो कारण बताओ या तो दुनिया भर के त्रिभुजों को सर्वांगसम करने में बहुत सारा टाइम खराब होगा, इसलिए ये बात आपको याद होनी चाहिए। यहां पर 90 अंश का, और ये लंबार्धक, लंब तो होता है अर्धक करता है, मतलब PT बराबर TQ। क्या, PT बराबर TQ। समीकरण 1 बना दो, बात खत्म। अब यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक PTO और एक PTO डैश। दो त्रिभुज दिख रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज के अंदर हम क्या लगाने वाले हैं, इन दोनों त्रिभुज के अंदर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अभी इसका एक बहुत छोटा मेथड भी बताऊंगा, बहुत छोटा मेथड, लेकिन ये जो मेथड करा रहा हूं ये सीखना आपको पड़ेगा, है ना। छोटा मेथड अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये समझ लो। अगर मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक ये वाली दूरी x है, कौन सी, यहां से लेके यहां तक, TO डैश कितना है, x है, तो ये कितना बच जाएगा, यहां से यहां तक ये बच जाएगा 4 - x। ध्यान देना, ये अगर x है पूरा 4 है तो ये कितना बचेगा, 4 में से x को माइनस कर दो। क्लियर है? अब हम सबसे पहले पाइथागोरस किस में लगा लें, PTO में लगा लेते हैं। त्रिभुज PTO में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, पाइथागोरस के अनुसार क्या हो जाएगा? कौन सी भुजा कर्ण है, सबसे लंबी भुजा, 90 अंश के जो सामने होगी। 90 अंश यहां बन रहा तो ये 5 वाला कर्ण है, मतलब PO का स्क्वायर या OP का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस। क्या, OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है ना? ये बात ध्यान देना, पूरा 4 है, इतना x मान लिया तो इतना 4 - x होगा। इतना कितना होगा, 4 - x। सबका मान रखना है यहां पर। तो OP का मान सर 5 है, 5 का वर्ग बराबर OT कितना है, 4 - x, जो अभी निकाला था मैं, 4 - x का वर्ग। OT कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। 4 तो पूरा है, इतना 4 - x है और इतना x है। क्लियर है ना बात यहां तक? ठीक है, 4 - x का वर्ग प्लस PT, ये रहा PT, यहां से यहां तक PT हमें नहीं पता तो PT को PT रहने दो, है ना, इसको पीटना नहीं है। PT का वर्ग। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, जहां तक हम हल कर पाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5 का वर्ग 25 बराबर, यहां पर देखो
a माइनस बी का वर्ग बन रहा है, तो a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे x 8x प्लस pt का वर्ग, प्लस pt का वर्ग। 16 को इधर भेजेंगे, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना 9, 9 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस pt का वर्ग। इसको बना दो समीकरण संख्या 2, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। इधर का काम हो गया, इधर आपने पाइथागोरस लगा लिया, अब इधर पाइथागोरस लगाओ दूसरी साइड। इधर जब पाइथागोरस लगाएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज PTO डैश में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज PTO डैश में। जब इस तरफ आप पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा PO डैश का वर्ग, मतलब यहां पर कर्ण कौन सा है, ये वाला जो 90 के सामने, ये वाला PO डैश का वर्ग बराबर PT का वर्ग धन TO डैश का वर्ग, PT का वर्ग प्लस TO डैश का वर्ग। बातें क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखें, PO डैश का वर्ग कितना, 3 का वर्ग हो जाएगा। PT कितना नहीं पता सर, PT को ऐसे ही रहने दो, प्लस TO डैश ये कितना है, x है, तो x का वर्ग। यहां से आप PT स्क्वायर का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण संख्या 3। यहां से आप PT स्क्वायर का मान उठाओ और कहां पे रख दो, यहां पे रख दो। मतलब समीकरण संख्या 2 तथा 3 से, समीकरण 3 से PT का मान, PT स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां से मान उठाओ और इधर चिपका दो, तो PT स्क्वायर का मान कितना है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर रखेंगे इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा, 9 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस PT स्क्वायर। अब PT स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ये वाला मान 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो PT स्क्वायर की जगह आप क्या रख देंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखना मजा आ गया कि नहीं, यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम उड़ा देंगे, इसको भाई उड़ा दो। यहां पर क्या बच रहा है, क्या 9 से 9 भी उड़ रहा है क्या, तो x का मान कितना आ गया, x का मान यहां से निकल के आ रहा है कितना, 0। x का मान कितना निकल के आ रहा है, 0। अब ध्यान देना, जब x का मान 0 आ गया तब क्या करेंगे, जब x का मान 0 यहां पर रख दो, x का मान 0 आप यहां पर रखेंगे, x का मान 0 समीकरण संख्या 3 में रख दो, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर जब x का मान 0 आप यहां पर ले जाके रखते हैं तो क्या बन जाता है, PT स्क्वायर बराबर 9 माइनस 0 का स्क्वायर, 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। PT स्क्वायर का मान 9 आ चुका है, तो PT स्क्वायर का मान अगर 9 आ गया भाई, तो PT का मान कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके इसको रूट में डाल देगा, 9, मतलब PT का फाइनली मान अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 3 आ जाएगा। क्लियर है ये, PT अगर इतना 3 हो रहा है तो पूरा कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, ये भी 3 ये भी 3, तो PQ कितना हो जाएगा, 2 बार PT मतलब 2 गुणे 3 6 सेंटीमीटर। तो PQ का मान जिसका पूछ रहा था उसका मान आ चुका है कितना, 6 सेंटीमीटर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अब हटा दूं मैं, ये सब कुछ समझ चुके हैं आप, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक मेथड था, इसलिए बताना जरूरी था, तो ये मैंने बता दिया। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ना, देखो कितना धीरे धीरे मिटा रहा है ये, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से मिटा दे और जल्दी से आप लोगों को नया वाला नियम मैं बता दूं, क्योंकि भाई जितने भी आगे के क्वेश्चंस आप करने वाले हैं, देखो ये भी उड़ गया, आजा, हाँ, जितने भी आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं सब में ये सब यूज होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर वो सलमा रेशमा वाला भी क्वेश्चन आएगा आपका, है ना, तो उन सब में ये सब यूज होगा, तो इसलिए ये जानना नियम भी बहुत ज्यादा जरूरी था। यहां से आपने देखा कि आंसर कितना आ रहा है, 6। आंसर को ऐसे ही रहने दो, आंसर को यहीं पर रहने दो, आंसर क्योंकि मैं मैच कराऊंगा ना, आंसर क्योंकि मैं मैच कराऊंगा कि यहां से भी 6 आया था आपका और पहले से भी 6 आ रहा है। ध्यान देना कैसे, ध्यान देना, इसका नियम क्या है। अब दूसरा वाला, दूसरे नियम में मैं त्रिभुज का एरिया निकालूंगा। क्या आपको पता है, ये x वगैरह हटा दो भाई, ये x वगैरह हटा दो, ये वाला हटा दो, ये हरी वाली लाइन हटा दो, यहां से ये सब हटा दो।
अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो ये वाला शॉर्ट ट्रिक अपने एग्जाम में भी लगा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर ये पूरी की पूरी भुजा जो है यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर है। मैंने देखते ही मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई 3 4 5 से कोई समकोण त्रिभुज बनता है, ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट जानते हो ना, 3 4 5 से, क्योंकि मैं 5 का स्क्वायर, अगर इसमें पाइथागोरस करो 5 का स्क्वायर जो होता है ना वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर से बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है वो एक समकोण त्रिभुज है। यहां पर समकोण बन रहा है, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। लग नहीं रहा होगा लेकिन बन रहा है। आ रही बात समझिए, क्योंकि 90 अंश के सामने कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो 90 अंश का कोण यहां पर बन रहा है। आपका ध्यान देना, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा, मतलब ये तो कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये बात क्लियर है। अब ध्यान देना, मैं इसी त्रिभुज का एरिया 2 तरह से निकालूंगा, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरह से निकालूंगा और आंसर अपने आप आएगा। पहले हम लिखेंगे, देखो 2 तरह से, यहीं पर 2 लाइन बना देता हूं। एक तरफ मैं त्रिभुज, क्या नाम है इसका, POO डैश, PO डैश O का क्षेत्रफल एक बार यहां पर निकालूंगा और यही चीज यहां भी निकालने वाला हूं, POO डैश का क्षेत्रफल। ये दोनों बातें एक ही हैं, मतलब ये दोनों बातें बराबर होंगी। यहां भी उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा दूसरे तरीके से, यहां भी उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं दूसरे तरीके से। शॉर्ट ट्रिक है, अपने एग्जाम में लगा सकते हो। ध्यान देना, एक बार जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखना, आधार और ऊंचाई का पूरा खेल है। अगर मैं, ये तो कर्ण हो गया, एक को आधार मान लिया तो दूसरा क्या बन गया, ऊंचाई, मतलब 3 गुणे 4, 1/2 गुणे 3 गुणे 4। आगे बात समझ में, एक को आधार मान लिया, दूसरा ऊंचाई। ये जो है ये तो कर्ण है, मतलब कर्ण को हटा दो अगर, तो एक आधार हो गया और एक लंब हो गया। किसी को भी आधार बना लो, लंब को ऊंचाई से हम जानते हैं, ऊंचाई के नाम से। तो यहां से आपका एक आंसर निकल के आ गया, कितना, 6 सेंटीमीटर। मतलब इस त्रिभुज का एरिया कितना आ चुका है, 6 सेंटीमीटर। एक तरह से जब मैंने आधार इसको माना, ऊंचाई ये हो गया। अब ध्यान देना, अगर मैं ये करता हूं कि ये आधार हो गया और इसको ऊंचाई मान लेता हूं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, यहां पर ध्यान दें तो यहां पर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई अब मैंने किसको मान लिया, PT को ऊंचाई मान लिया, मतलब ये कितना आ गया, 2 PT। कितना आ गया ये, 2 PT। अब ये भी उसी चीज का क्षेत्रफल है, वो भी उसी चीज का क्षेत्रफल है। ये दोनों बातें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब कि 2 PT का मान 6 के बराबर। भाई ये दोनों एक ही त्रिभुज के तो क्षेत्रफल है, आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 6 बराबर 2 PT, 6 बराबर क्या, 2 PT। तो यहां से PT का मान कितना, 3 सेंटीमीटर। 6/2 3 सेंटीमीटर। अब PT क्योंकि 3 आ रहा है, तो ये 3 और ये 3 मिलके PQ कितना आ गया, 2 बार PT, 2 बार PT, मतलब कि 2 गुणे 3। तो देखो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। क्लियर है बातें। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दमदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। मैं वही बोलूंगा कि जो पहला मेथड बताया हूं उससे करना, उससे प्रैक्टिस करना है ना। दूसरा तो आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए होता है, इसलिए मैंने बता दिया कि फटाफट कैसे करेंगे। आ रही बात समझ में। यहां ध्यान दो, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, और बहुत बार एग्जाम में आया है, और जब भी आया है बच्चे कर नहीं पाते हैं इसको। आ जाओ समझते हैं, पहले समझो क्वेश्चन। एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। याद रखना ये, क्योंकि मैं यहीं पर बताने वाला हूं, जगह ज्यादा चाहिए मुझे। एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, कराते हैं अभी। ये एक वृत्त हो गया, इतना छोटा नहीं भाई, थोड़ा सा तो बड़ा बनता है ना। हाँ, ये एक वृत्त हो गया, इसकी 2 समान जीवाएं हैं, इसकी 2 समान जीवाएं हैं। एक जीवा को मैं ये वाला बना देता हूं, मान लो एक जीवा कुछ इस प्रकार से है। नहीं अच्छा लगा ये वाला, कोई बात नहीं। एक जीवा मान लो कुछ इस प्रकार से है, और दूसरी जीवा भी बना देते हैं। दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये जीवा दूसरी कुछ इस प्रकार से है, दोनों जीवाएं समान हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ो।
एक वृत्त की दो समान जीवाएं, दोनों जीवाएं बराबर हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, करा दिया प्रतिच्छेद, तो बोल रहा है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? पहले इनका ABCD नाम तो लिखवा दो मुझे। इसका नाम, इसका केंद्र ले लिया वृत्त का केंद्र ले लिया O, है ना, वृत्त का केंद्र ले लिया O, इसका नाम AB लिख दिया, इसका नाम CD लिख दिया। आपको भाई पहले से पता है कि जो AB है वो CD के बराबर है, जो AB है वो CD के बराबर है, क्योंकि सवाल में क्या दिया था? सवाल में दिया है कि ये दोनों जो जीवाएं हैं आपस में क्या हैं? बराबर हैं, अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु M पर, प्रतिच्छेद भी करवा दिया। आ रही बात समझ में? सिद्ध ये करना है कि इनके जो संगत खंड हैं आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब ये जो छोटा छोटा वाला खंड है AM और CM ये आपस में बराबर है, ठीक है, AM और CM आपस में बराबर है, और दूसरा जो बड़ा बड़ा खंड है DM और BM ये आपस में बराबर है। समझ में आई बात? छोटा वाला छोटे वाले के बराबर, ये BM बड़ा वाला DM बड़े वाले के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? अभी बात की बात है, क्वेश्चन समझ लो पहले तो। इसमें कुछ रचना करेंगे, ये तो हमें दिया है, सिद्ध क्या करना है? ये तो दिया है, ये आपको दिया है कि AB बराबर CD है। सिद्ध क्या करना है ये भी लिखवा दो पहले। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई जल्दी बताओ। सर ये सिद्ध करना है कि छोटा वाला छोटे वाले के बराबर, AM बराबर CM, और बड़ा वाला मतलब कि BM बराबर DM, ये आपको सिद्ध करना है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। रचना करो पहले, रचना करो, और रचना याद भी रखना, क्योंकि रचना ही नहीं कर पाते हम। एग्जाम में यहां तक बना लिया किसी तरह से, फिर सोच रहे हैं अब क्या करें, अब क्या करें। भाई रचना करो। अब रचना क्या, यहां से लंब खींचा इस वाली जीवा के ऊपर, और यहां से लंब खींच दिया इस वाली जीवा के ऊपर। दोनों जीवाओं के ऊपर क्या खींच दिया? लंब खींच दिया। दोनों जीवाओं के ऊपर क्या कर दिया भाई? लंब खींच दिया। जो लंब जो है वो P और Q पर यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात तो हम लिखेंगे बिंदु O से, बिंदु O से क्या किया है? OP परपेंडिकुलर खींचा है CD के ऊपर, OP खींचा है CD के ऊपर। ये रहा OP, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखते हो ना OP OP, वही वाला OP है ये। OP किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? किसके ऊपर लंब है? CD के ऊपर। और ये OQ किसके ऊपर लंब है? AB के ऊपर। तो लिखेंगे OQ लंब है AB के ऊपर। एकदम खेल समझ में आ रहा ना? बहुत आराम से करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये 90 अंश के कोण बना रहे हैं यहां भी और यहां भी। क्लियर है बातें? ठीक है, अब ध्यान देना। और आगे आगे क्या? अब आपको पता है कि भाई अगर कोई वृत्त है और ये जीवा है, और यहां से अगर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। प्रमेय संख्या 3 में पढ़ाया था ना ऐसा, कि ये भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां भी जब ये इसके ऊपर लंब है तो क्या मैं लिख सकता हूं? CP बराबर DP, CP बराबर DP। क्लियर है बातें? तो ये बात लिखेंगे, ये बात लिखेंगे। क्या लिखोगे? यहां पर लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या? सबसे पहले यही बात लिख दो आप कि CP बराबर DP हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? चूंकि OP परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, इसलिए क्या? CP बराबर DP, CP बराबर DP। यहां पर कारण लिख लेना, कारण खुद लिखेंगे। कारण क्या? प्रमेय संख्या 9.3। जब केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ये बात आप खुद लिखेंगे। क्लियर है बातें? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने देखा कि OP जो है वो CD के ऊपर लंब है, इसको दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, इसी प्रकार से दोस्त क्या हो जाएगा? OQ लंब है AB के ऊपर, OQ लंब है किसके ऊपर? AB के ऊपर। तो ये इसको भी दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, मतलब AQ बराबर BQ। क्या? AQ बराबर BQ, AQ बराबर BQ। जो कारण ऊपर लिखा है वही कारण यहां पर भी आ जाएगा। ये आपने क्या देखा कि AQ बराबर BQ हो गया, CP बराबर DP हो गया। इतनी बात क्लियर है। और हमें दिया है कि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। एक बात बताना, एक बात और बताना, ये कारण हटा दूं थोड़ी देर के लिए, ये कारण हटा दूं थोड़ी देर के लिए। जब
Cp बराबर dp होगा, ध्यान देना यहां पे, जब Cp बराबर dp होगा, Cp बराबर dp होगा, जब ये दोनों बराबर हैं तो इसको मैं आधा Cd भी बोल सकता हूं कि नहीं, आधा Cd, Cp को आधा Cd बोल सकता हूं, dp को भी आधा Cd बोल सकता हूं। मतलब यहां पर मैं बराबर में आधा CD लिख सकता हूं और यहां पर मैं बराबर में आधा AB भी लिख सकता हूं, क्योंकि AQ क्या है, AQ क्या है, AQ AB का आधा है, इसीलिए बराबर में मैंने आधा AB और आधा CD भी लिख दिया। कोई डाउट यहां तक नहीं है, एकदम बढ़िया। ठीक है, हमें दिया है, दिया क्या है, दिया है कि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, AB बराबर CD, AB बराबर CD, दोनों तरफ अगर मैं आधा कर दूं, आधा AB बराबर क्या हो जाएगा, आधा CD। इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2 और ये है समीकरण संख्या 3। कोई डाउट है यहां तक, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये चारों बातें आपस में बराबर हैं, ये चारों बातें आपस में बराबर हैं, क्योंकि भाई ये आधा वाला आधे वाले के बराबर है, मतलब ये वाला पक्ष ये वाले पक्ष के बराबर है, तो ये चारों ही आपस में क्या बराबर हैं। हिंदी में समझाऊं, हिंदी में ही समझा रहा हूं, एक बार यहां देखो, जब ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, दोनों इनके आधे आधे भाग आपस में बराबर हैं, इनके आधे आधे भाग आपस में बराबर हैं, तो ये चारों भाग आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या, आपको यहां पर ये जो दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, यहां से अगर मैं ऐसे से एक लाइन खींच दूं, ये छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं, एक MOP और एक MOQ, छोटे छोटे त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। क्या सर्वांगसम सिद्ध करना है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, इन चारों को बराबर कर देंगे अभी, है ना। सर्वांगसम सिद्ध करना है इन दोनों त्रिभुजों को। पहले यहां पर कुछ काम कर लेते हैं, CP में से हाँ जो बड़े वाले भाग हैं उनको एक साथ लिख देंगे। यहां से मैं बोल रहा था ये बात कि ये चारों आपस में बराबर हो गए, CP बराबर DP बराबर AQ बराबर BQ, ये चारों भाग आपस में बराबर हो चुके हैं। कौन कौन से भाग को किसके किसके बराबर करना है, कहीं ना कहीं आपको DM को BM के बराबर करना है, बड़े वाले को बड़े वाले के बराबर करना है, तो DP के साथ आप BQ को लिख लो, DP के साथ BQ को लिख लो, इनका जोड़ा बनाओ भाई आपस में, DP बराबर BQ, ये समीकरण संख्या 4 हो गई, और CP बराबर AQ, ये समीकरण संख्या 5 हो गई। मतलब मेन काम इन दोनों का है, मेन काम इन दोनों का है। आगे का समझते हैं, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे करेंगे। तो साफ साफ लिख दो यहां पे कि त्रिभुज, क्या नाम है इसका, त्रिभुज MOP MPO तथा दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, MQO में, MQO में। अरे दिखाई तो दे रहा है ये वाला छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं, आ रही बात समझ में। इन दोनों को सर्वांगसम करना बड़ा ही आसान है। कैसे, OP बराबर OQ, बता सकते हो क्यों, OP बराबर OQ, ये वाला इसके बराबर क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई जीवाएं बराबर हैं और समान जीवाएं जो होती हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। तो लिखेंगे बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर जो दूरी पर होती हैं, या लिख सकते हैं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, केंद्र से समदूरस्थ हैं, होती हैं। क्लियर है बात, ये कोई डाउट यहां तक नहीं है, समझ में आ गया कि क्या यहां पर मामला चल रहा है। इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया, ठीक है। अब क्या, अब आप बोल सकते हैं कि ये वाली भुजा सर दोनों में आ रही, कॉमन होगी, MO बराबर MO, MO बराबर MO, उभयनिष्ठ भुजा है ये। तीसरी बात, दो बातें हो चुकी हैं, तीसरी बात क्या, हमने 90 अंश का कोण नहीं देखा क्या, 90 अंश का कोण भी लिखो, एंगल MPO बराबर एंगल MQO 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक। तो ये तीन बातें हो गई, इन तीनों बातों के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल MPO जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल MQO के, किसके, ट्रायंगल MQO के सर्वांगसम हो जाएगा। कौन सी कसौटी के अनुसार, RHS सर्वांगसमता नियम के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश, उसके सामने का कर्ण और एक भुजा जो ये वाली भुजा उभय जो OP है वो तीनों यूज हुई हैं, तो यहाँ पर RHS सर्वांगसमता कसौटी नियम लग रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये सब क्यों किया सर? सर्वांगसम करने की क्या जरूरत पड़ गई? सर्वांगसम इसलिए किया क्योंकि मैं बाई सीपीसीटी लिखना चाहता हूं कि ये एमपी जो है, जो मोटा सा कर दिया मैंने एमपी, और ये जो आपके पास ये वाला नहीं भाई, ये वाला नहीं, एमपी और एमक्यू ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो ये दोनों संगत पार्ट हैं, तो यहां से लिख सकते हैं एमपी बराबर एमक्यू। तो बाई सीपीसीटी क्या लिख देंगे? एमपी बराबर एमक्यू बाई सीपीसीटी। बस काम खत्म, यहीं तक था सब कुछ, यहीं तक था। ये अपना 4 5 हो गया, ये समीकरण संख्या 6 हो गया, यहीं तक सब कुछ था। अगर ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे इसको आगे हल, एक बार ध्यान से देखेंगे। देखो आपके पास ये है कि ये इसके बराबर है, और आपके पास ये भी है भाई कि ये वाला पूरा dp जो है वो bq के बराबर है। dp जो है वो bq के बराबर है, ये भी पता है आपको ये भी पता है। थोड़ी देर तक अगर इन दोनों को देखो और इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहां पर। तो भाई यहां पर आप समीकरण संख्या 6 और समीकरण संख्या 5 को जोड़ो, पहले जोड़ो फिर देखो क्या हो रहा है। एमपी में सीपी को जोड़ दिया, कौन कौन सा है यहां पर देखो। पहले ये वाला भाग जो है MP और MQ आपस में बराबर हैं, MP और MQ आपस में बराबर है। अगर इसमें इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, मतलब DP और PM को, DP और PM 4 वाला था, 4 वाले में इस 6 वाले को जोड़ दो, 4 + 6 क्या हो जाएगा? तो 4 में यहां पर DP है, यहां पर MP है, DP + MP बराबर इधर वाला क्या है? BQ + MQ, BQ + MQ। तो फाइनली आपके पास क्या आ रहा है? डीपी और एमपी को जब ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा डीएम आ जाएगा, डीएम बराबर, और इधर कितना आ जाएगा? बीएम। जब बीक्यू में क्यूएम को ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा बीएम आपके पास आ जाएगा। तो ये पहला वाला सिद्ध हो गया कि ये जो बड़ा वाला भाग था इसका, वो बड़े वाले भाग के बराबर है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये छोटा वाला भाग एम छोटे वाले भाग सीएम के बराबर है। कैसे करेंगे? एक बार सर जोड़ने से हुआ, दूसरी बार घटाने से होगा। 5 में से 6 को घटा दो, 5 में से 6 को घटा दो, तो लिखेंगे समीकरण संख्या 5 में से समीकरण संख्या 6 को घटाने पर क्या हो जाएगा? 5 में ध्यान से देखो, यहां पर CP लिखा है, 6 में कितना है? MP, तो CP - MP बराबर 5 में इधर AQ लिखा है और इधर कितना लिखा है? MQ। अब ध्यान देना, जब CP में से, ये पूरा का पूरा CP है यहां से यहां तक, जब MP माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? CM। क्या बचेगा यहां पर? CM। और इसी प्रकार यहां पर बच जाएगा AM। तो आपने ये सिद्ध कर दिया भाई कि ये बड़ा वाला भाग बड़े वाले भाग के बराबर है और ये छोटा वाला भाग इस छोटे वाले भाग के बराबर है। तो ये आपको सिद्ध करना था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब ध्यान दो, एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर थी, जीवाएं AB और CD आपस में बराबर थी। फिर हमने यहां से लंब डाला तो ये P और Q, तो यहां से DP और CP आपस में बराबर हो जाएगा, AQ और QB आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से जब आप जीवा पर लंब डालते हैं उसको समद्विभाजक 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। यहां तक क्लियर है? अब क्या किया मैंने, ये चारों के चारों भाग आपस में बराबर हैं कि कौन कौन से? AQ, BQ, CP, DP, ये चारों भाग आपस में बराबर हैं। लेकिन किसको किसके बराबर रखना है? आपको ये सिद्ध करना था कि ये बड़ा वाला बड़े वाले के बराबर है, तो इन दोनों को, DP को और BQ को एक साथ रख दिया, DP और BQ को एक साथ रख दिया, एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार से दोस्त क्या किया, AQ और CP जो छोटे छोटे वाले हैं इनको आपस में लेना था, तो AQ और CP इनको एक साथ रख के ये वाला समीकरण बना दिया। इसके बाद यहां पर जो दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं इन दोनों को सर्वांगसम किया और बाई सीपीसीटी लिख दिया कि MQ जो है वो MP के बराबर है। 3 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ध्यान देंगे? 3 लाइन, एक तो समीकरण संख्या 6, 4 और 5। तो हमने देखा कि जब हम DP वाले में MP को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला बड़े वाले के बराबर आ जाएगा, और जब ये छोटे वाले में से इसको घटा देंगे 6 को, मतलब 5 में से 6 को घटा देंगे तो छोटा वाला छोटे वाले के बराबर आ जाएगा। ऐसे करके आप कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में फिट रखेंगे। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ेंगे आगे। तो ये था अपना प्रश्न संख्या कौन सा? 2। बात कर लेते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 3 की। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, जैसा अभी हो रहा था, चलो यहीं पे इसको खेलते हैं। अच्छे से अच्छा सा वृत्त बनाने की कोशिश कर लेता हूं मैं, है ना, कोशिश ही कर सकते हैं। चलो काम चलाओ बन गया, है ना। चलो ठीक है। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो एक जीवा अपनी ये हो गई और एक जीवा अपनी ये हो गई। ये दोनों समान जीवाएं हैं, मतलब इन दोनों की लंबाई जो है वो समान है, AB और CD की। ये इसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र है ये O, ठीक है।
अब आगे क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब कि इस प्रतिच्छेद बिंदु को, ये जो आपस में दोनों बिंदु कट कर रही है, इसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं के साथ, इन दोनों कॉर्ड्स के साथ क्या करती है, इक्वल एंगल बनाती है, बराबर का कोण बनाती है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो यहां पर एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जैसा आपको दिख रहा है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, वो दोनों जीवाओं के साथ बराबर बराबर कोण बनाती है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। इसमें रचना करेंगे, छोटी सी रचना। क्या है भाई? रचना ये है कि यहां से आप इसके ऊपर लंब डाल दे, दोनों जीवाओं के ऊपर लंब डाल दीजिए। दोनों जीवाओं के ऊपर क्या डाल देना है? लंब डाल देना है। क्या ये दोनों समान जीवाएं हैं? बिल्कुल हाँ। तो आपको पता है कि जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समदूरस्थ, मतलब कि बराबर दूरी पर होती हैं। तो ये जो OP है वो OQ के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, तो ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हो जाएंगी। तो लिखेंगे OP बराबर OQ। OQ क्यों, ऐसा क्यों लिखा? तो इसका कारण लिख देंगे कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समान जीवाएं केंद्र से क्या होती हैं? समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ होती हैं। क्लियर है बात? समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, पहली बात। अब क्या इन दोनों, देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम कॉन्ग्रुएंट मतलब कि सर्वांगसम कर देंगे तो बाई CPCT लिख देंगे कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, बात खत्म। लेकिन उसके लिए एक एक चीज को तैयार करना पड़ेगा। जैसे एक चीज मैंने तैयार कर लिया कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। दूसरी बात आपको पता है कि ये वाला जो है सर ये उभयनिष्ठ है। और तीसरी बात पता है कि ये 90 अंश और ये 90 अंश। बात खत्म, बात खत्म। तो लिखेंगे त्रिभुज OPQ। O यहां पर नाम नहीं लिखा कुछ, M लिख लो। त्रिभुज MPO तथा MQO में लिखेंगे त्रिभुज MPO तथा त्रिभुज MQO में। इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है? इन दोनों को सर्वांगसम करो। पहली बात तो यही लिख दो, OP बराबर OQ, है ना? या लिख दो ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, या सिद्ध नहीं, लिख दो समीकरण संख्या 1 से। इसको समीकरण 1 बना लेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्लियर है बातें? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला आपने देख लिया, OM बराबर OM। OM बराबर OM क्यों? उभयनिष्ठ है सर, उभयनिष्ठ है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 अंश वाला कोण लिख देना। एंगल MPO बराबर MQO। एंगल MPO बराबर एंगल MQO। ऐसा क्यों? 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक। ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। इनका नाम लिखेंगे आप त्रिभुज MPO सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज MQO के। कौन से नियम के अनुसार? तो शायद RHS लग रहा है। आइए देखते हैं, RHS लग रहा है क्या? R मतलब एक समकोण आ गया, H मतलब इसके सामने का भुजा आ गया, और ठीक है RHS लग रहा है। ये दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं, बात खत्म। बाई CPCT लिख देंगे कि भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल PMO बराबर एंगल PMO बराबर हो जाएगा एंगल QMO के। एंगल QMO के बाई CPCT, और ये सिद्ध हो चुका है। यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 आपने देख लिया, और प्रश्न संख्या 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले एक इसमें टर्म यूज हुआ है, संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त क्या होता है? संकेंद्री वृत्त तो ऐसे वृत्त जो एक ही केंद्र से बनाए जाते हैं। एक ही केंद्र से बनाए गए बहुत सारे वृत्त, सबका केंद्र एक ही है, रेडियस अलग अलग है, तो ये सभी के सभी वृत्त क्या कहलाते हैं? संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त आ रही बात समझ में? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं इसको। एक ही केंद्र वाले वृत्त को, जिनका केंद्र O है, ABCD पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो सिद्ध करना है AB बराबर CD हो जाएगा। एक काम करना, पहले बड़े वाले वृत्त को मत देखो, छोटे वाले को देखो, बस अंदर वाले वृत्त को देखना है आपको, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। यहां से एक रचना कर दो, इस पर एक लंब खींच दो, और लंब खींचते ही आपको पता है कि भाई किसी सर्कल में अगर केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाता है तो वो जीवा को दो बराबर बराबर भागों में क्या करता है? बांट देता है। तो जब आपको ये बात पता है तो आप लिखेंगे कि OM परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। BC पर लंब है।
अब आपको लग रहा होगा सर एडी पर है, एडी पर भी है। पहले मैंने क्या बोला, बड़े वाले को नहीं देखना है आपको, आपको बस ये छोटा वाला दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो OM जो है वो BC पर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो जब लंब होगा तो हम लिख सकते हैं BM बराबर CM। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक नहीं है? ये समझ में आ गया कि ये BM जो होगा भाई वो CM के बराबर होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण संख्या 1 भी बना लो साथ साथ में। और इसी प्रकार से फिर से लिखेंगे कि भाई ये OM जो है वो BC पर तो लंब था ही था, वो AD पर भी लंब होगा। अब आपको ये छोटा वाला सर्कल नहीं दिखना चाहिए, बड़ा वाला वृत्त दिखना चाहिए। छोटा वाला ऐसे कर लो, आंख थोड़ा सा कम दिखे, है ना। छोटा वाला नहीं दिखना चाहिए, बड़ा वाला दिखना चाहिए बस, है ना। ऐसे मत करना, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। किस पे परपेंडिकुलर है? OM लंब है AD पर। तो अब छोटे वाले को नहीं देख रहा हूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं कि जब ये AD पर लंब है तो ये AM बराबर DM हो जाएगा। क्या? AM बराबर DM, AM बराबर DM। कारण यही ऊपर वाला ही हो जाएगा, ठीक है। समीकरण संख्या 2, 2 में से एक को माइनस कर दो, 2 में से एक को माइनस कर दो। AM में से BM को माइनस कर दिया, और यहां भाई DM में से CM को माइनस कर दिया, DM में से CM को माइनस कर दिया। ऐसा करने पे क्या हुआ? ये AM है, इसमें से आपने BM को माइनस कर दिया, ये पूरा AM था, और आपने किसको उड़ा दिया? आपने उड़ा दिया यहां पर BM को, बचा क्या? AB। बचा क्या? AB। तो इधर बच गया आपका AB, यहां पर बच गया AB बराबर, यहां पर क्या बचा? DM में से CM को माइनस करेंगे तो CD। जो हमें सिद्ध करना था, AB बराबर CD। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। प्रश्न संख्या 4 देख लिया, आ जाओ 5 पर। मजेदार क्वेश्चन है ये, जबरदस्त। इसको यहां पर नहीं, इसको अलग से पेज पर मैं बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक पार्क में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। मनदीप लड़की है ना, लड़कियां ही है ना, हाँ। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। ऐसे से कैच कैच खेल रहे हैं, कैच कैच तीनों। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? रेशमा, सलमा, मनदीप, नाम याद रखना। और किसके बीच की दूरी पूछ रहा है? रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। आ जाओ इस वाले पेज पे, है ना। ये क्वेश्चन हम अलग से कर रहे होंगे। सबसे पहले एक सर्कुलर पार्क बनाऊंगा मैं। पार्क देखे हो कभी? हाँ सर, बहुत देखा हूँ, खूब खेलता हूँ मैं पार्क में, है ना। मैं तो नहीं खेलता, आप लोग खेलते होंगे भाई। तो यहां पर एक इतना बड़ा पार्क, ठीक है क्या? इतने में खेल लेंगे सब, बढ़िया है ना पार्क, ठीक है। तो ये पार्क बन गया। अब इसमें इसका एक केंद्र हो जाएगा, क्या? ये केंद्र हो गया O। अब इसमें रेशमा, सलमा, मनदीप 3 लोग खेल रहे हैं। डायग्राम थोड़ा सा याद रखना भाई, है ना। मैथ्स रटनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ बातें बताता हूं जो आपको याद रखना। रेशमा, सलमा, मनदीप, ये 3 लोग खेल रहे हैं। रेशमा यहाँ है, सलमा यहाँ है, मनदीप यहाँ है। डायग्राम बस थोड़ा सा याद रखना कि इनको बिठाना कहाँ पर है। ऐसा नहीं कि आप रेशमा, सलमा, मनदीप ऐसे कर लोगे भाई, फंस जाओगे। आ रही बात समझ में? रेशमा, सलमा, मनदीप, यहाँ से यहाँ पर रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है। सलमा और मनदीप के बीच की भी दूरी 6 मीटर है। आपसे जो पूछा जा रहा है वो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। आ रही बात समझ में? क्या क्या? इसके बीच की दूरी यहाँ पर 6 मीटर, ये वाला भी 6 मीटर, और ये दूरी आपसे R और M मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। आप क्या काम करेंगे? आप एक छोटा सा काम पहले कर लो। O को S से मिला दो। O को, अरे ऐसे नहीं मिलाना था, O को S से मिला देंगे, ठीक है। O को S से, और क्या करेंगे? O को R से भी मिला दो, O को M से भी मिला दो। इतना काम हो जाएगा।
अब यहीं पर पूरा का पूरा खेल है अपना। अब आपको पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 मीटर की है, तो ये भी 5 मीटर हो गया, ये भी 5 मीटर हो गया भाई, और ये भी पूरा का पूरा 5 मीटर हो गया। कौन? OS भी क्या हो गया? 5 मीटर का। लेकिन अगर मैं बोल दिया कि यहां पर एक पॉइंट T है और ये ऊपर वाला X है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 5 - x। कैसे कैसे? पूरा का पूरा तो 5 है, पूरा का पूरा 5 है, इतना हो गया x, पूरा का पूरा 5, इतना x, तो इतना कितना? तो पूरे 5 में से इस x को माइनस कर दो तो ये बच जाएगा, जिसको मैंने लिख दिया 5 - x। ये फिगर आपको बनाना आना चाहिए बिल्कुल इसी प्रकार से जैसा कि यहां पर बनाया गया है, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे बढ़ें, सॉल्यूशन पे चलें। अब ध्यान दो कि आपको कौन कौन सा त्रिभुज लेना है और कौन कौन सा दिमाग लगाना है। त्रिभुज आपको 2 लेना है यहाँ पे, एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला, और एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ये 2 त्रिभुज ले लेंगे तो आपका काम बढ़िया से चल जाएगा, है ना। तो लेकिन करेंगे कैसे? या तो ऊपर नीचे वाले ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, बात बन जाएगी, है ना। एक नीचे वाला ये, एक ऊपर वाला ये, यहां से भी आपकी बात बन जाएगी। यहां से x का मान निकालेंगे और RT का मान निकाल लेंगे, RT को डबल कर देंगे, TM भी आ जाएगा। लेकिन बात ये है ना कि करेंगे कैसे। ये 90 अंश बना तो दिया मैंने, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा भाई कि ये 90 अंश का है। कैसे करेंगे ये सारा काम? आइए ध्यान से समझते हैं इसको। आइए इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ सर्वांगसम करेंगे हम। कौन कौन से त्रिभुज? ध्यान दो। अब अगर इन दोनों को सर्वांगसम करने पे जाओगे तो नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए सबसे बढ़िया ये है, इन दोनों को भी नहीं कर पाएंगे हम, इन दोनों को 6 6 ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, और बाई CPCT में लिख दूंगा कि ये कोण इस कोण के बराबर है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, लिखेंगे त्रिभुज ORS, है ना। ORS का अभी तक आपने गोल सुना था, आज त्रिभुज भी सुन लिया। तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज OSM में, औसम, OSM में। दोनों त्रिभुज में जल्दी से सर्वांगसम करो। दिख गया दोनों त्रिभुज, एक इस लाइन के इधर वाला, एक उस लाइन के उधर वाला, ORS और OSM। इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे ये 5 है, मतलब OR बराबर OM, दोनों 5 मीटर के हैं, मतलब कि त्रिज्या है, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या यहां पर लिख देना, है ना। उसके बाद क्या कि ये 6 मीटर के हैं। RS बराबर MS, ये दोनों 6 मीटर के हैं, इसलिए लिख दिया, दोनों बराबर लंबाई के हैं। और बीच का जो ये OS है, ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों में, OS बराबर OS, उभयनिष्ठ, कोई डाउट यहां तक नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज ORS और कौन सा OMS, SSS नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। अच्छा ये बात बताओ, सर्वांगसम किया क्यों? सर्वांगसम भाई इसलिए किया क्योंकि अब देखो ये पूरा का पूरा इस पूरे के सर्वांगसम हो चुका है, तो मैं बाई CPCT लिख सकता हूं कि ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ROT बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल ROT बराबर हो जाएगा MOT के, है ना। MOT, मोटी नहीं बोल रहा हूं, MOT बोल रहा हूं, CPCT से। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, इन दोनों कोणों को आपस में बराबर कर दिया CPCT से, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम करने के बाद। अब क्या करेंगे? अब ये वाला त्रिभुज ले लो, RTO और MTO, ठीक है। त्रिभुज RTO तथा त्रिभुज MTO में दीर्घ उत्तरी का प्रश्न है भाई, लंबा तो जाएगा ना, लंबा तो थोड़ा जाएगा ही। अब ये ऊपर वाले जो छोटा सा ऊपर है, इन दोनों को आपस में सर्वांगसम करेंगे, तो लिखेंगे RO बराबर MO, है ना। 5 सेंटीमीटर प्रत्येक, मतलब ये रेडियस हैं दोनों। और दूसरा क्या लिखेंगे? ये OT दोनों में आ रहा है, मतलब OT बराबर OT उभयनिष्ठ, OT बराबर OT, ये तो उभयनिष्ठ हो गया। और तीसरी बात यही कि इनके बीच का जो कोण है ROT वो MOT के बराबर है। ये ऊपर समीकरण संख्या 1 से, इसको 1 बना लो, समीकरण 1 से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम कर लिया है, और जब दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम आपने कर लिया है, तब आप क्या करेंगे? आप बाई CPCT लिख सकते हैं कि भाई RT बराबर MT,
क्या लिख सकते हैं, आर टी बराबर एम टी। अब ध्यान देना, अगर आर टी बराबर एम टी हो रहा है और केंद्र से एक रेखा ओ टी आ रही है तो ये रेखा इस पर परपेंडिकुलर, इस पर 90 अंश का कोण बनाएगी। क्यों बनाएगी, क्योंकि ये रेखा इसको समद्विभाजित करती है। ये रेखा इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है, आर टी और एम टी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। तो लिखेंगे यहां पर, चूंकि आर टी बराबर एम टी है तो सीपीसीटी से हुआ था, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ओ टी परपेंडिकुलर हो जाएगा आर एम पे, ओ टी परपेंडिकुलर हो जाएगा आर एम पे, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो रहा है, आर टी बराबर एम टी, ये समद्विभाजित हो रही रेखा, तो ये इस पे 90 अंश का कोण बना रही होगी, 90 अंश ये, 90 अंश ये। अब ये दोनों 90 अंश तो इधर के भी 90 अंश के ही हो जाएंगे, चारों ही 90 अंश के हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दो त्रिभुज लेना है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों समकोण त्रिभुज लेना है और इन दोनों में ही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। कैसे करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज आरटीओ में पाइथागोरस थ्योरम लगाना जरा। आरटीओ में 90 अंश के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी कर्ण 5 का स्क्वायर, मतलब OR का स्क्वायर बराबर बाकी OT का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर, OT का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर। देखो ये सब तो करना पड़ेगा, बाकी तो आपको याद हो गया कि भाई लास्ट में हमें काम यही करना है कि इन दोनों में पाइथागोरस लगा देना है, आंसर निकाल लेना है, बात खत्म। लेकिन ये सब काम आपको करना पड़ेगा नंबर पाने के लिए, है ना। असली खेल तो यहां से स्टार्ट होता है। अब यहां पर OR की वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया बराबर 5 का स्क्वायर हो गया बराबर OT कितना है, ये रहा OT x का स्क्वायर प्लस TR ये रहा TR के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी कुछ नहीं हो पा रहा तो इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दो। अब नीचे वाले में इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे, त्रिभुज RTS में पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 के सामने ये वाली भुजा कर्ण है, मतलब RS का स्क्वायर RS का वर्ग बराबर RT का वर्ग प्लस TS का वर्ग, RT का वर्ग प्लस TS का वर्ग। RS कितना है भाई, ये 6 सेंटीमीटर पता है हमें, तो 6 का स्क्वायर बराबर RT नहीं पता है, RT को ऐसे ही रहने दो, प्लस TS ये रहा, TS कितना है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 36 बराबर RT स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, RT स्क्वायर का मान उठाएंगे, कितना हो जाएगा, एक काम करो इसको थोड़ा सा नीचे करके यहां से RT स्क्वायर का मान निकाल लो ना समीकरण संख्या 1 से, और इसमें डाल दो, है ना, और इसमें डाल दो, इसको इतना नीचे कर दिया। अब यहां से हम RT स्क्वायर का अगर मान निकालते हैं, RT स्क्वायर का मान निकालो यहां से, तो RT स्क्वायर का मान यहां से आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा समीकरण संख्या 1। समीकरण संख्या 1 से आप RT स्क्वायर का मान उठाओ और यहां पर चिपका दो, तो यहां से RT स्क्वायर का मान यहां पर जब डालेंगे तो RT स्क्वायर की जगह पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को उड़ा दिया और 25 और 25 कितना 50, 36 माइनस 50 बराबर इधर कितना आ गया माइनस 10x। 36 माइनस 50 कितना होता है, माइनस 14 ही तो होगा, 36 माइनस 50, हाँ, माइनस 10x, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया 14/10 मतलब 1.4, 1.4 क्या मीटर है, मीटर। x का मान आ चुका है, x का मान उठा के यहां पर रखेंगे, x का मान, इसको भिन्न में कर दूं क्या, भिन्न में ही रहने दूं, चलो भिन्न में ही कर लेते हैं क्योंकि दशमलव में क्यों ले जाना, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7/5, 7/5 आ चुका है किसका मान, x का मान, 7/5 x का मान आ चुका है, 7/5 यहां पर रखेंगे तो RT स्क्वायर बराबर 25 माइनस 7/5 का होल स्क्वायर, है ना, x की जगह पर 7/5 जो इसका मान आया है अभी 36 माइनस 25 25 50, है ना, तो ये 7/5 यहां पर रख दिया, कितना आ जाएगा RT स्क्वायर बराबर 25 माइनस 7 का वर्ग 49/25, तो ये फाइनली आ जाएगा आपका कितना, ये फाइनली आपका आ जाएगा कितना
25 25 सही में 625 माइनस 49/25 कितना आ रहा है? 625 माइनस 49 करिए, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 6 15 6, और यहाँ पर आ गया आपका 61, 61 माइनस 4 7, 576/25। ये आपका दोस्त RT स्क्वायर का मान आया है। तो RT का मान जो आएगा ये स्क्वायर जाएगा उधर करड़ी में डाल देगा, रूट में डाल देगा इसको। 576 होता है 24 का स्क्वायर, 24/5। ये कितना आ गया? 24/5 किसका मान? RT का मान। 24/5 को आप डेसिमल में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20 और 5/40, 4.8 मीटर क्या निकल के आया? इस RT का मान 4.8, यहां से लेके यहां तक। अब देखो RT और MT दोनों बराबर है, तो ये भी 4.8 है, ये भी 4.8 है। तो RM जिसका मान पूछ रहा है RM, वो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 4.8 मतलब कि 9.6 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखो करना कुछ नहीं है, ये खेल तो आप समझ चुके हैं कि एक बार इन दोनों त्रिभुज को और एक बार इसको और इसको हम कर देंगे आपस में सर्वांग सम, जिससे कि हम ये बता सके कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है। बस जैसे समकोण त्रिभुज आपको मिला, इन दोनों में पाइथागोरस लगा के कैलकुलेशन है, इसको करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के आखिरी प्रश्न पर, आज के आखिरी प्रश्न संख्या 6 पर। क्या दिया है? 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। खिलौना की टेलीफोन देखा है? आजकल के बच्चे बहुत कम लोग देखे होंगे, जो गांव से होंगे वो लोग देखे होंगे, बाकी शहर वाले तो नहीं देख पाएंगे। हम लोग खेलते थे तो डब्बा ले लेते थे, है ना। हम लोग जब छोटे थे तो भाई खिलौना टेलीफोन खूब खेला है। डब्बा ले लेते थे, डब्बा मतलब ढक्कन नहीं होता था, उसमें नीचे छेद कर दिया डब्बे में और उसमें एक डोरी डाल के इधर से कुछ बांध दिया जिससे कि वो डोरी डब्बे से निकले ना। और एक दूर हमारा दोस्त खड़ा होता था, उसके पास वैसा ही दूसरा डब्बा था और डोरी यहाँ से वहाँ तक एक ही डोरी जाती थी। फिर एक कान में ऐसे डब्बा लगाता था, एक मुंह से बोलता था हेलो हेलो, तो उधर सुनाई देता था, है ना। इसमें फिजिक्स का नियम लगता है। आ रही बातें समझ में? मजा आता था। मतलब वो जो जनरेशन होता है ना, मजेदार था वो भी, है ना। हर जनरेशन का एक अपना अलग मजा है। ऐसा नहीं कि आप लोगों का खराब है, लेकिन हर जनरेशन का अपना एक अलग मजा है। आइए देखते हैं कि ये सैयद, अंकुर और डेविड क्या कर रहे हैं भाई। सैयद, अंकुर और डेविड को ये सर्कुलर पार्क बना दिया एक कॉलोनी में, है ना। और इस पे इन 3 बच्चों को बिठा दिया। कौन कौन है? सैयद, अंकुर और डेविड। इन तीनों का नाम एक साथ देखना, सैड। कितना बुरा नाम है, सैड। सैड, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, अब इनकी डोरी, फोन तो लगाओ, फोन बनाओ इनका। कौन से कलर से? ग्रीन कलर से इनका फोन बनाएंगे। मतलब सैयद और अंकुर का फोन ये रहा, डोरी उसके बीच की। A और D, अंकुर और डेविड के बीच का। सैयद और डेविड के बीच की डोरी ये रही। इन डोरियों की लंबाई अगर मैंने मान लिया कि भाई 2x 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 है, ये भी 2x है, ये भी 2x है और ये भी कितना है? 2x है। क्लियर है बातें? इस वृत्त का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है जो आपके सामने दिख रहा है। और आपको पता होगा दोस्त कि समबाहु त्रिभुज जो होता है, इस पर अगर हम लंब खींचे तो केंद्र से होकर जाएगा। अगर यहाँ पर एक लंब खींचा जाएगा तो वो केंद्र से इस प्रकार से होकर जाएगा, है ना। तो ये लंब, क्योंकि ये लंब भी है, ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो वो नीचे वाले जो त्रिभुज को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगा। नीचे वाले ये एडी रेखा को, क्योंकि एडी क्या है? एक जीवा है और केंद्र से आपने जीवा पर एक लंब खींचा है, तो ये लंब क्या करेगा? इस जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगा। मतलब ये वाली दूरी x हो जाएगी यहां से यहां तक, और ये वाली भी दूरी x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरी कितनी थी? पूरी 2x थी। इतनी बातें क्लियर हैं? अब क्या करेंगे आप? अब इस लाइन को इससे मिला देंगे, है ना। अब बात खत्म, खेल खत्म है। आपको पता है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज APO छोटा वाला और एक इसी का बड़ा वाला APS।
एक बार एपीएस में पाइथागोरस लगाना है, एक बार एपीओ में पाइथागोरस लगाना है, खेल खत्म, खेल खत्म। लेकिन कैसे कैसे, एक बार सवाल में रेडियस देख लेने दो मुझे, कितना था, 20 मीटर रेडियस था, 20 मीटर इनका रेडियस था। तो आओ बताओ मुझे इसमें कौन कौन सी दूरियां जो है वो 20 मीटर के बराबर होंगी। सबसे पहली बात तो ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है, ये 20 मीटर की हो जाएगी। ये ओ से लेकर एस तक ये 20 मीटर का हो जाएगा। इसका नहीं पता है कुछ, ओ से लेकर पी तक कुछ नहीं पता, इसको हमने x मान लिया। ओ से लेकर पी तक कितना मान लिया भाई, x मान लिया। ओ से लेकर s तक कितना है, कि तो त्रिज्या है, ये तो 20 हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो हम क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इस छोटे वाले में, APO में, इस छोटे वाले में। तो 90 अंश के सामने ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो AO का वर्ग बराबर, कौन कौन सी भुजाएं हैं, AP और PO, AP का वर्ग प्लस PO का वर्ग। तो अब इसका मान रख लेंगे, AO का मान बताना, AO का मान 20 है, तो यहां पर 20 का वर्ग हो जाएगा, 20 का वर्ग बराबर AP का मान कितना है, x है, तो यहां पर x का वर्ग हो गया। अब देखो PO का मान ही नहीं पता, PO इसका मान ही नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से आप PO वर्ग का मान निकालेंगे, जब PO वर्ग का मान, तो ये x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 400 माइनस एक्स स्क्वायर, 20 का वर्ग 400 और x स्क्वायर इधर जाके माइनस हो गया। तो यहां से PO का जो मान आ रहा है √400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा समीकरण संख्या 1। PO स्क्वायर उधर जाएगा, पूरे को अंडर रूट में डाल देगा। क्लियर है। अभी आपने इस छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगाया, अब इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में एक बार पाइथागोरस लगाइए, किसमें, APS में। तो लिखेंगे त्रिभुज APS में पाइथागोरस लगाओ और बताओ कितना क्या आ रहा है। APS में सबसे बड़ी भुजा AS का स्क्वायर बराबर किसका, AP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। ये बात तो आपको पता है ना कि AS का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस पूरा का पूरा PS का स्क्वायर। अब ध्यान देना, AS कितना है, 2x का स्क्वायर बराबर AP कितना है, x का स्क्वायर प्लस PS यहां से लेकर यहां तक है, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बाद में इससे निपटा जाएगा, अभी PS स्क्वायर लिख दो, कोई बात नहीं। 2x स्क्वायर कितना, 4x स्क्वायर वर्ग हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर PS स्क्वायर। तो यहां से 3x स्क्वायर का मान आ गया PS स्क्वायर के बराबर, तो PS कितना हो जाएगा, √3 और ये x बाहर हो जाएगा। ध्यान देना, स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट में करड़ी में डाल देगा, इसको करड़ी में डाल देगा तो 3 तो अंदर ही रहेगा, x स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे, x हो जाएगा। ये समीकरण संख्या 2 हो चुकी है आपकी, कोई डाउट यहां तक नहीं है। अब ध्यान दो, यहां पर एक लकीर खींच लेने दो भाई, एक पार्टीशन बना लेने दो। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है कि ये जो PS है, यही पंगा कर रहा है ना, PS को हम तोड़ेंगे, किसमें 20, यहां से यहां तक 20 प्लस यहां से यहां, अरे वापस, यहां से यहां तक तो 20 हो गया, और यहां से लेके यहां तक कितना है, OP, तो OP लिख दो या PO लिख दो, बात तो एक ही है, OP का स्क्वायर। क्लियर है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर क्यों, 20 प्लस OP, PS कितना हो गया, 20 प्लस OP, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से PS का मान लिख दिया, यहां पर √3x इक्वल टू 20 प्लस OP का मान समीकरण 1 से लिख दिया, √400 माइनस एक्स स्क्वायर, √400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इस 20 को एक तरफ ले आओ, √3x माइनस 20 बराबर √400 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ऐसा सीन बने तो दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहां पर जब वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा √3x माइनस 20 का वर्ग, और जब इस तरफ आप वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √400 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका वर्ग। अब ध्यान देना, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2ab, 2 गुणे 20 गुणे √3x, मतलब 40 √3x
बराबर इसका वर्ग, अब ये पूरा का पूरा रूट में है, वर्ग से रूट कट जाएगा और ये आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। 400 से 400 को उड़ा दिया। अब ये भी एक्स स्क्वायर इधर ले आओ तो बन जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले जाओ या यहीं रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -40√3x बराबर 0। तो यहाँ देखो 3 और 1 4x स्क्वायर बन गया, -40√3x बराबर 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लो तो यहाँ बच गया x माइनस 10√3 बराबर 0। देखो एक बार 4x को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 0 ये रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना कि x का मान 0 हो जाए। अगर x 0 हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक बार इसको 0 करेंगे, x माइनस 10√3 को जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान आ गया 10√3। कितना? 10√3। लेकिन हमारी डोरी की लंबाई कितनी है? 2x, तो 2x का मान कितना आ जाएगा? 2 गुणे 10√3 मतलब कि 20√3 मीटर। तो डोरी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 20√3 मीटर। क्लियर है बातें? आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चंस जो इससे पहले किया, जो अभी किया, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आपके एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो जबरदस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से आ रही बात समझ में? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस तरह से दोस्त हमने प्रश्नावली 9.2 जो है बहुत ही दमदार तरीके से 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में तो आ गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप बेहतर प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ में दोस्त वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट्स जरूर करेंगे। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। इसके साथ ही ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हमें सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करने होते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड हैं। ये सारे बोर्ड की क्लासेज हमारी तरफ से कवर कराई जाती है ना। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की, क्योंकि ये सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और एक बेहतर स्कोर लाने की। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में डिलीवर किया जाता है। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।